Good morning, everyone. Welcome to YouTube channel. This is Mahesh Shah from Surat. This video is for Standard 8, Chapter number 6, Effects of the British Rule in India, Part 2. So, friends, in last video we discussed about the different kind of policies which applied by the Britishers to ruin India. In that we discussed about Permanent Settlement Act, and afterwards we discuss about the effect of Permanent Settlement Act, uh, agriculture, and the peasant of our country became poor. So the country which in 18th century was prosperous country of the world, that became uh, poorer country of the world after 18th century. So here we are going to study about the another effects and some kind of reforms which done by the Britishers in our country, and what reaction found from the people, that is mentioned in this video. So I hope that in last video you understood everything properly. If you are having any question, you can text me anytime. uh, with that, like the video, share the video, subscribe the channel, and press the bell icon. So, according to Permanent Settlement Act, a company had a fixed amount per year, and the influence of the landlords increase in every aspect of social life. तो सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई कि हमारा जो ट्रेड था, जो 18 सेंचुरी से पहले हम पूरे वर्ल्ड में जो हमारी प्रोडक्ट सेल करते थे, वो हमारा ट्रेडिशनल ट्रेड सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। एक तो नई जुडिशरी आने से जो हमारी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट था, वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गया था। पर अब ट्रेड भी हमारा जो था वो एक्चुअली में, जो हम हमारी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते थे उसके बदले अब हम रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट यानी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। अब सिचुएशन इससे ये हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि हमारे लोग पूरा दिन हार्डवर्क करते थे। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लोग पूरा दिन मजदूरी करते थे, उनके हाथ में कोई भी पैसा आता नहीं था। ये जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था वो बंद हो गया था पूरा। यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की हो गई कि लोग जो हमारे किसान थे वो एकदम गरीब हो गए। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज टू कम टू इंडिया टू परचेस कमोडिटीज़। तो हम जो क्लोथ बनाते थे वो परचेस करने के लिए यूरोपियन ट्रेडर यहाँ तक आते थे। द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल वेर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स। द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन, तो ये है मसलिन जो ढाका में बनता है पाकिस्तान में, अब जो पाकिस्तान का पार्ट है वो, तो ये काफ़ी डिमांड में था, पूरी दुनिया में वो ये फेमस था। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल कमोडिटीज सच एज सॉल्ट पीटर, यानी जो घन होती है उसकी जो बुलेट्स होती है उसको बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो है सॉल्ट पीटर। एक्सेट्रा वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ टर्मंडियस अमाउंट ऑफ बुलियन, बुलियन यानी गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये सब हम सेल करके बहुत सारा पैसा कमाते थे यूरोपियन ब्रिटिश रूल से पहले। द होल सिनारियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। पर जब ये ब्रिटिश रूल चालू हुआ तो पूरी सिचुएशन बदल गई। द फ्लो ऑफ बुलियन मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिवर्स यानी अब जो इंडिया में ये गोल्ड और सिल्वर आता था वो यहाँ से ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में भेज देते थे। In the beginning of the Industrial Revolution, the British took 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal during their rule. तो आज के हिसाब से 500 करोड़ रुपीस वो टाइम पे ब्रिटिशर्स खाली बंगाल से अर्न क्या लूट करके ब्रिटेन ले गए थे। जस्ट इमेजिन द वेल्थ the British would have accumulated from the whole country.
तो अगर बंगाल में से 500 करोड़ रुपीस वो यहाँ से ले गए तो पूरी कंट्री में से कितना पैसा ले गए होंगे वो हमें खाली इमेजिन करना है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ द raw materials produced in India and the money collected from India, the business and industries in England prosperous। तो यहाँ से एक तो कम रेट में रॉ मटेरियल परचेस करते थे, फिर यहाँ से ही टैक्स के थ्रू सब वो अपने कंट्री में भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे। तो उसकी वजह से इंग्लैंड में तो प्रॉस्पेरिटी आ गई, पर इंडिया में इसकी सिचुएशन ख़राब हो गई। Their mills started progressing. The cloth manufacture in England was imported in India without levying any duty on it, whereas there were taxes up to 80% on the cloth manufacture in India। तो इंग्लैंड से जो कपड़ा बन के आता था, क्लोथ बन के आता था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, और इंडिया में जो प्रोड्यूस होता था उसके ऊपर 80% जितना हैवी टैक्स। अब 80% कोई कमोडिटी के ऊपर टैक्स लगे तो उसकी प्राइस क्या होगी, और इतनी महंगी चीज़ कौन खरीदेगा। तो इसकी वजह से हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। The Indian handicraft and cottage industries could not withstand the competition and they could not sustain themselves. Many skill-based industries of our country like textile industries, glass, paper, minerals, shipbuilding, etc. got ruined due to the policies of the British। तो क्लोथ इंडस्ट्रीज तो बंद हुई, साथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो थी, ग्लास इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़, ये सब भी हमारी कंट्री की बंद हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी प्रोडक्ट के ऊपर इतना हैवी टैक्सेस रखा था कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बहुत हाई हो जाता था, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई होगा तो एमआरपी भी बट ऑब्वियसली हाई होगा। अब इतना कॉस्टली तो कौन खरीदेगा, और इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। लैक्स ऑफ skilled workers became unemployed. Gradually, the poor workers of the rural areas of India became poorer। तो गरीब लोग थे और गरीब हो गए, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो गए, और एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि किसी के पास खाने के लिए भी पैसा बचा नहीं था। अब वो ड्यूरेशन जो रिफॉर्म्स हुए थे, सस्पिशियन अबाउट द रिफॉर्म्स, यानी कुछ डाउट्स जो रिफॉर्म्स हुए थे उसके लिए जो डाउट्स थे, कुछ लोगों के डाउट्स थे। आज की डेट में अगर हम देखने जाए तो ये जो रिफॉर्म्स हुए थे वो हम आज की डेट में भी यूज़ कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हमें आज की डेट में भी हो रहा है, पर वो टाइम पे सभी लोग कंसिडर नहीं करते थे। तो व्हेन विलियम बेंटिक केम टू इंडिया, ये है विलियम बेंटिक, लिबरल थिंकिंग वॉज गेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड। तो विलियम बेंटिक जब आए यहाँ पे तो उनका जो थिंकिंग था वो लिबरल था। वो उसका रीज़न था कि अगर वो इंडिया में थोड़ी भी लिबर्टी नहीं देंगे तो उनका रूल और लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो उन्होंने सोच लिया था, समझ लिया था। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच इंडिया। द ब्रिटिश रूलर स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कोई हमारी भलाई के लिए उन्होंने अच्छा नहीं सोचा था, उनके खुद के रूल के लिए उन्होंने सोचा था कि अगर थोड़ी सी लिबर्टी देंगे तो लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने हमारे बारे में सोचा। द ब्रिटिश रूलर स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स। उसमें विलियम बेंटिक जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुए, उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे वो यहाँ पे हैं। विलियम बेंटिक प्रोक्लेमेशन ओपन न्यू विस्टास ऑफ एजुकेशन फॉर दोज हु वेर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। तो ये उनको क्यों चाहिए था, क्योंकि उनको रेडीमेड लेबर मिल जाए। बेंटिक वॉज अ ट्रू लिबरल एंड हाई reign of 7 years the Indian achieved a socio economic progress। एजुकेशन बढ़ा तो लोगों ने पढ़ाई चालू करने से उनको लेबर तो मिले, पर साथ में हमें ये आइडिया भी आने लगा कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या है।
बेंटिक एम्प्लॉयड इंडियंस वेर एवर पॉसिबल इन प्लेस ऑफ द हाई पेड यूरोपियंस, क्योंकि यूरोप से लेबर लाना उनको कॉस्टली हो जाता, इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी अप्लाई की कि इंडियन को ही रखो। फॉर हिज लिबरल आइडियाज एंड रिफॉर्म एक्टिविटीज लॉर्ड विलियम बेंटिक अर्न द एडमिरेशन ऑफ द इंडियंस। तो लोगों ने पहले इसको उनकी भलाई समझा, पर उनकी भलाई के पीछे भी उनका ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट था। यहाँ पे भी एक और है, बेंटिक टू इफेक्टिव स्टेप्स टू रूट आउट सोशल एविल्स लाइक सती एंड इन्फेंटिसाइड। तो ये उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि जो भी हमारे सोशल एविल्स थे, जो हम कस्टम्स और रिचुअल्स के नाम पे सोसाइटी में मर्डर्स करते थे, उसके ऊपर उन्होंने लॉस बना दिए, जिसमें एक तो सती प्रथा और चाइल्ड इन्फेंटिसाइड आता है। William Bentinck advocated several educational reforms in order to ensure an all-round social progress in India। तो ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनको यहाँ पे रेडीमेड लेबर मिल जाए। Bentinck introduced reforms in the educational system prevailed in India. In the resolution of March 7, 1835, it was decreed that English would be the official language of India in the हायर ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने ये इंग्लिश क्यों हमारे यहाँ स्टार्ट किया, तो कुछ हमारी भलाई की सोच के नहीं किया था, पर उनका प्लान था कि अगर इंडिया के लोग इंग्लिश सीखेंगे तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लेबर मिल जाएंगे। अब उनको कोई ऑफिसर्स तो बनाना नहीं था, ऑफिसर्स की पोस्ट पे तो सब इंग्लैंड के ही लोग थे, उनके ही ऑफिसर्स थे, पर उनके हाथ नीचे जो भी वर्क कर रहे थे वो हमारे इंडियंस थे। यानी जो इंडियंस अब तक ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे और खुद का एम्पायर खड़ा करते थे, उसके बदले अब वो सीधे लेबर बनने लगे। अब वही इफेक्ट आज की डेट में भी है कि हमारी कंट्री में सोच लो कि आर्यभट्ट ने ज़ीरो फाइंड किया था, उसका गाना आज तक हम गा रहे हैं, पर आर्यभट्ट ने जब ज़ीरो फाइंड किया उसके बाद हमने कुछ और किया, नया किया। अब वही ज़ीरो को लेके यूरोप में, अमेरिका में पूरी साइबर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो गई। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी आप देख लो सब वहाँ का ही है, जबकि ज़ीरो इंडिया में इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर हमारी कंट्री में हुआ था, पर हमने उसके आगे फिर कभी कुछ सोचा ही नहीं और आज हम पीछे छूट गए। इसलिए हमारे यहाँ हम ये जो लेबर प्रोड्यूस करने की जो टेक्निक है ये ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे और आज भी हम उसको ही फॉलो करते हैं कि पढ़ लिख के क्या करूँगा, तो मैं मुझे जॉब मिल जाएगी अच्छी। पर क्यों जॉब करनी है, खुद का बिजनेस चालू करो, क्यों नहीं कर सकते। अमेरिका की इतनी सारी कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे है, हमारी कितनी कंपनीज हैं, कभी हमने कभी ढूंढा उसको, हमने कभी नेट के ऊपर सर्च किया, नहीं किया। तो ये जो हैबिट हमें हो गई थी, ये हैबिट हमें ब्रिटिशर्स ने करवाई थी और हम आज की डेट में भी उसको फॉलो करते हैं। वरना तो लीडर बनो, मैं हर बार बोलता हूँ लीडर बनो, क्यों एम्प्लॉय बनना है, क्यों फॉलोअर बनना है। लीडर बनो, अपने आप को लीडर प्रूव करो। पर नहीं, हमें जितना बोला गया है हम उतना ही करेंगे, उससे ऊपर एक एक वर्ड हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटा हम टेक्स्ट बुक लेके और नहीं बैठ सकते हैं। हमारा होमवर्क हो गया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, अब हमें और आगे कुछ करना नहीं है। बस ये हमारा एटीट्यूड है और इसकी वजह से हम लोग आज की डेट में भी डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक became quite popular in India by introducing few beneficial reforms. During his time, Indians started getting jobs in company administration. Indians were allowed to use their mother tongue in the court of law. राजा राम मोहन रॉय, ये है राजा राम मोहन रॉय, 22 मई 1772 को उनका बॉर्न हुआ था और 27 सितंबर 1833 में उनकी डेथ हो गई। तो इनके एफर्ट्स थे ये सती प्रथा मिटाने के लिए। अब सती प्रथा देखिए कैसी सिचुएशन है, ये देखिए, ये हमारा धर्म था, इसको हम धर्म बोलते थे, जहाँ एक मरे हुए आदमी के साथ में एक जिंदा आदमी को आप जला दे रहे हो और आप उसको धर्म बोलते हो, कैसे इंडिया की डेवलपमेंट होगी। तो ये जो नॉनसेंस जो हमारे धार्मिक रिवाज थे उसको बंद कराने में विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने लॉ बनाए, ये सबसे बेनिफिशियल बात थी।
Indians, Raja Ram Mohan Roy and other social reformers were constantly making efforts to stop the evil practice of sati. Bentinck agreed to this effort and passed a law in 1829 to ban the practice of sati. आप इसको नोट डाउन कर दीजिए कि बेंटिक BENTINCK बेंटिक एग्रीड to these efforts and passed a law in 1829 to ban the practice of sati. तो प्रैक्टिस ऑफ सती सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया है, यानी अभी कहीं पे भी ये सती प्रथा होगी तो उसको क्राइम बोला जाएगा और उन लोग को पनिशमेंट मिलेगी. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द इंग्लिश रूलर्स ट्राइड टू इरेडिकेट द सोशल एविल्स एज पर द विल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स. क्योंकि उनको लोगों का भरोसा जीतना था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडिया को गरीब बना दिया था और ज़्यादा लोगों को परेशान करते तो उनका रूल ज़्यादा टाइम नहीं चलता. इसलिए हमारे रिफॉर्मर्स के जो भी डिमांड्स थी वो फुलफिल करने में उन्होंने अपना बेनिफिट देखा. द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म्स विद सस्पिशियन. पर जो ऑर्थोडॉक्स क्लास था यानी जो रूढ़िचुस्त लोग थे वो इसको एक डाउट की नज़र से देखते थे. द कंपनी हैड पास्ड अ रेजोल्यूशन टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड. तो एक रूल बना दिया, रेजोल्यूशन पास हो गया कि एक 1 लाख रुपीज़ वो हमारे एजुकेशन के पीछे हमारे लोगों के पीछे एक्सपेंस करेंगे, पर वो कुछ हुआ नहीं. फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक. अब ये आप नोट डाउन कीजिए. इन द ईयर 1834 लॉर्ड LORD लॉर्ड मैकॉले MACAULAY थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. तो लॉर्ड मैकॉले ने सोचा कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, हमें लेबर इजीली मिल जाएंगे. However, the educational method advocated by Macaulay was not benefit the youth. Indians lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestor. तो इंग्लिश एजुकेशन के चक्कर में हम हमारी जो मदर टंग थी, हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज थी, उसमें जो नॉलेज था वो सीखना छोड़ के इंग्लिश के पीछे भागने लगे. द मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज ओपन बाय अ नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज. तो महात्मा गांधी ने खुद ये बोला है कि टू गिव मिलियंस नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू एनस्लेव देम, यानी करोड़ों लोगों को इंग्लिश का नॉलेज देना यानी करोड़ों गुलाम बनाने जैसा है. दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड द नेशन. हम हमारी कंट्री को गुलाम बना रहे हैं. लेटर 3 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश इन 1857. द ब्रिटिश कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में ये 3 यूनिवर्सिटी 1857 में चालू हुई. द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. Alongside, it also developed nationalistic thinking among the educated Indians. तो ये एजुकेशन उन्होंने दिया, पर एक बहुत सिंपल टर्म है एक बैटल की कि अगर आपको आपके एनिमी को डिफीट करना है तो आप पहले उसकी लैंग्वेज सीख लीजिए. तो जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी तो हमें ये ब्रिटिशर्स की हर पॉलिसी के बारे में पता चला. पूरी दुनिया का लिटरेचर जब हमारे लोगों ने पढ़ा तो उनको पता चला कि भाई लिबर्टी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, फ्रीडम क्या है. और एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हुआ जो ये ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए मजबूर करने वाला था. मैनी मशीन्स वेर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Considering the convenience in running administration and strategic importance for the military, the British introduced the railways in India. तो 1853 में उन्होंने इंडिया में रेलवे लाइन चालू की. रेलवे लाइन चालू करने का इंटेंशन उनका कुछ हमारे लोगों को भला हो या ट्रांसपोर्टेशन इजी हो वो नहीं था, पर उनका इम्पोर्टेंस ये था कि उनका इंटेंशन ये था कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जो ट्रेड है वो एकदम स्पीड से हो. ये मैक्यूली है जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बोला था. ये कलकत्ता की यूनिवर्सिटी है. अब ये जितने भी फ़ोटोज़ आप देख रहे हो आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है. ये है फर्स्ट रेलवे जो 1853 16 अप्रैल को चालू हुई थी. और उसके साथ जो और फैसिलिटीज़ चालू हुई, टेलीग्राफ,
टेलीग्राम, ये सब यहाँ इंडिया में उन्होंने चालू किया, पर अपने बेनिफिट के लिए चालू किया था। हमारा बेनिफिट उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। In order to maintain an effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1854. 1854 में ये चालू हुआ। Printing press and circulation of newspaper grew alongside. Printing press चालू हुए, न्यूज़पेपर्स चालू हुए। जब हमारे लोगों ने पढ़ना चालू किया, सब पढ़ने लगे बहुत सारे लोग, तो यही न्यूज़पेपर से न्यूज़ स्प्रेड होती थी। ब्रिटिश पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था और तब लोगों में यूनिटी एक डेवलप्ड होने लगी कि ये ब्रिटिशर्स तो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। अब जब जो स्टैम्प्स वो यूज़ करते थे वो इस तरह की स्टैम्प्स थी 1851 टू 1951। ये देखिए, तब रुपीस भी नहीं था, आना चलता था, 4 आना 5 आना ऐसा। 5 पैसा मीन्स 4 आना मीन्स 25 पैसा। वैसे 16 आना मीन्स 1 रुपीज़। इस तरह से ये काउंट होता था। 50 रुपीज़ की भी टिकट्स होती थी। और यहाँ 1872 में इंडिया से यानी हमारे कोलकाता से लंदन तक जाने वाली बस सर्विस भी चालू हुई थी। इतनी लॉन्ग रूट वाली बस सर्विस पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे ही उन्होंने चालू की थी, जिसमें काफ़ी दिन लगते थे। उसके अराउंड जो अमाउंट थी वो $500 कुछ जैसा था, जिसमें 42 डेज़ का ट्रैवलिंग होता था। इसमें आपका लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ आ जाता था। दिस रिफॉर्म्स वेर एक्चुअली फॉर द convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. तो ये ब्रिटिशर्स ने ये सब फैसिलिटी अपने लिए चालू की थी, बट एक तरीके से देखने जाए तो ये एक डिस्गाइज यानी एक छुपी हुई ग्रोथ जिसको बोलते हैं, जो कोई देख नहीं सकता है, वैसी ग्रोथ हमारे कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए हो रही थी। The class that acquired the English education spearheaded the social reforms, यानी वो लीडर बने, and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary developments in the world around. यानी वही टाइम कंटेम्पररी यानी वही टाइम पे होने वाला जो आजू बाजू के दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहा था वो हमें अब पता चलने लगा कि भाई रशिया में रेवोल्यूशन हुई, बाकी कंट्रीज़ में क्या हो रहा था और हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, और इससे एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप्ड हुई। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रॉड पीपल क्लोजर। रेलवे चालू हुई, पोस्ट चालू हुई, न्यूज़पेपर चालू हुआ, तो हमारे लोग एक दूसरे के करीब आए। और फिर आगे जाके सिचुएशन बनने वाली थी रिवॉल्ट की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वो क्या था और किस तरह से वो फर्स्ट हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चली, उसके बारे में हम सेमिस्टर 2 में जब मिलेंगे, नहीं यही सेमिस्टर के लास्ट चैप्टर नंबर 9 द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857, वो टाइम पे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर में इतना ही है। ये है एक्सरसाइज जो आपको कंप्लीट करनी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, और कोई और डिटेल आपके पास हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं। पर ये हिस्ट्री जानना किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा टैलेंट ये ब्रिटिश रूल में हमसे छीन लिया गया। अब आज की डेट में जब हम इंग्लिश के पीछे इतना भागते हैं, इंग्लिश बोलना लिखना उसको स्टेटस समझते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग में बिठाई गई है। बाकी अगर आप देखने जाए इंडियन हिस्ट्री को, जब आप 10th में इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि हमारी कंट्री कितनी एडवांस थी। पर वो भरोसा जो है, वो ट्रस्ट है, वो हमसे कहीं ना कहीं हमारे मन में से, हमारे दिमाग में से ये ब्रिटिशर्स ने निकाल दिया है। और इसकी वजह से ये हिस्ट्री हमें स्टडी करने में हेल्पफुल होती है कि हम जान सके कि आज हम जहाँ पे है वो क्यों है। फाइनली देखने जाए तो सब मिस्टेक हमारी ही है कि हमारी यूनिटी नहीं थी, हमने उनकी बात मान ली। अदरवाइज़ वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज अलाउड ही नहीं है। इवन कंप्यूटर्स भी जो है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में चलते हैं।
और हम इंग्लिश को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, पर फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंग्लिश इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी हिंदी या हमारी जो संस्कृत है वो कोई नॉर्मल लैंग्वेज है। हमारी संस्कृत साइंटिफिक लैंग्वेज है और उसमें बोलना यानी वो आपकी बॉडी आपके फेस की एक्सरसाइज के जैसा है। तो हमें कभी भी हमारी जो चीज़ है उसके बारे में हमारी सोच कभी कम नहीं होनी चाहिए। हम इंडियंस है और हमें इंडिया को ही प्रमोट करना है। तो ये मैसेज है इस चैप्टर का। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और हो सके तो वीडियोस को बार बार देखें, आपका एक रिवीजन होता रहेगा। और 1 आवर 2 आवर का शेड्यूल बना के पढ़ाई भी करें। थोड़ा एडवांस करोगे, जैसे मैंने बोला कि हमें लेबर नहीं बनना है। हम पहले भी दुनिया में रूल करते थे और फ्यूचर में भी हम दुनिया पे रूल करेंगे, क्योंकि हमारे रूल करने में किसी का नुकसान नहीं है। हम जब भी रूल करते हैं हम सबकी भलाई का ही सोचते हैं, ब्रिटिशर्स जैसा हम नहीं करने वाले। इसलिए अब ये हमारे हाथ में है कि हम पूरी दुनिया में कुछ इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए कि जिसमें सब लोगों का भला हो, इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और उसके लिए आप सबका लीडर बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो अभी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, हो सके उतनी बुक्स रीड कीजिए नेट के ऊपर। गेम्स या जो भी एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हैं उसके बदले कुछ रिसर्च करें, कुछ नया ढूंढें, नए आइडियाज़ लाए बिजनेस के लिए। तो हमारी कंट्री फ्यूचर में नंबर 1 बन जाएगी। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।